गुड मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं क्राउन का बीपीएससी 71वीं के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें जो है 10 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है और हम लोग जो है पहला प्रैक्टिस सेट इसका देख चुके हैं, जिसमें जो है आप प्रश्नों का स्तर देख सकते हैं बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। खास करके करेंट का जो है क्वेश्चन बहुत अच्छे ढंग से दिया हुआ है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम पे मिक्स स्टडी सर्च करके वहाँ से ज्वाइन करके जो है आप प्रैक्टिस सेट का जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 2 का पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 43 का। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो ये जो है आयरलैंड से लिया गया है और राज्य के नीति निर्देशक संविधान के चौथवें भाग में है और इसका अनुच्छेद है 36 से 51। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा आम चुनाव में मतदान। ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य के बारे में जानते हैं तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान के भाग 4A या क में दिया गया है और इसका अनुच्छेद है 51A। ध्यान रखेंगे 51A। इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। लिया कहाँ गया है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है। और ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आइए देखते हैं कि मूल संविधान में जो है मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 8 थे। ध्यान रखेंगे। 9वां और 10वां जो है संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। ठीक है। 11वां जो है मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 से जोड़ा गया है, जिसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों के शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कथन ए है संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कथन आर है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होता है। राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमाएं हैं और उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्थानीय पंचायती स्वशासन में महिलाओं के लिए पहली बार 50% आरक्षण का निर्णय किस राज्य की सरकार ने किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केरल और बिहार। तो इसके आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है। स्थानीय पंचायती स्वशासन में महिलाओं का पहली बार 50% आरक्षण जो है बिहार किया है। और कब किया है? तो 2006 में किया है। ध्यान रखेंगे 2006 में किया गया। इसके अलावा 2006 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था। तो ये भी साथ में याद रखेंगे। और पंचायती राज व्यवस्था किस में दिया गया? तो भाग 9 में दिया गया है और 243 से 243D तक जो है इसका अनुच्छेद है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन कर मुजफ्फरपुर के महाचंद्र प्रसाद सिंह का अध्यक्ष बनाया गया है।
इस आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? तो इसका 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, 3 वर्ष का कार्यकाल होगा, ध्यान रखेंगे। उच्च जाति से जुड़े आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो महाचंद्र प्रसाद। इसी तरह जो है और जातियों का भी गठन किया गया है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो शैलेंद्र कुमार है। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार हैं। उसके बाद अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल हैं, ध्यान रखेंगे, गुलाम रसूल हैं। इसके साथ साथ याद रखेंगे बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो प्रोफेसर अप्सरा हैं। इसके साथ साथ बिहार राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अमरदीप हैं, ध्यान रखेंगे, बिहार राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, ध्यान रखेंगे, अति पिछड़े वर्ग की है। इनका प्रतिशत है, तो इनका प्रतिशत पूछा है, तो दिया ऑप्शन 27.01, 37.01, 26.01%, 36.01%। तो इसका आंसर हो जाएगा 36.01% जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी EBC, ध्यान रखेंगे EBC 36.01 की जनसंख्या जो है सबसे अधिक है, ठीक है। उसके बाद कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कुल बिहार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की कुल जनसंख्या का प्रतिशत याद रखिएगा 13.07 करोड़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं, ऑप्शन है अनुच्छेद 16 से 20, 15 से 19, 14 से 18, 13 से 17। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से 18 जो है समता का अधिकार अनुच्छेद प्रदान किया गया है, ठीक है, 14 से 18, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिट याचिका दायर किया जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकार के लिए जो है हैबियस कॉर्पस, ध्यान रखेंगे, हैबियस कॉर्पस रिट याचिका दायर किया जाता है और इसको हिंदी में बोला जाता है बंदी प्रतीक्षीकरण, ध्यान रखिएगा, बंदी प्रतीक्षीकरण इसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें जो है यह रिट उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है जिसे गैर कानूनी तरीक़ों से हिरासत में लिया गया हो। यह रिट उस व्यक्ति को रिहा करने के लिए जारी की जाती है जिसे गैर कानूनी तरीक़ों से हिरासत में लिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, रीट के बारे में जानते हैं। तो भारत सरकार जो है 5 प्रकार की रीट जारी करती है। कितने प्रकार की रीट जारी करती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी करती है। पहला है बंदी प्रतीक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश, तीसरा है उत्प्रेषण, चौथा है प्रतिषेध और 5वां है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो पहला दिया हुआ है प्रांतों कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडली की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायन शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1 और 3, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। तो 1 क्या है? प्रांतों कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, ठीक है, वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से किया गया था। और केंद्र द्वारा प्रांतों की विधायनी शक्ति का हस्तांतरण 1919 से भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। और इसमें जो गलत है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडली की व्यवस्था, ये किया गया था मॉर्लो मिंटो अधिनियम के अंतर्गत किया गया था 1909, ध्यान रखेंगे 1909 मॉर्लो मिंटो अधिनियम के द्वारा किया गया था। अब मॉर्लो मिंटो अधिनियम जो है इसको बोला जाता है भारत सरकार अधिनियम भी इसको बोला जाता है। इसमें जो है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र स्थापित किया, जिससे जो है वे अपने प्रतिनिधियों का चुनाव खुद कर सकें। तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं, ध्यान रखेंगे। और कौन से अनुच्छेद से? तो 124 से 124(2) में जो है ये इनकी शक्ति के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि वो जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जल में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है? तो जल में प्रकाश की चाल होती है 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है जल में प्रकाश की चाल होती है। और 2 गुने 10⁸ मीटर जो है ये कांच में प्रकाश की चाल होती है, ध्यान रखेंगे। ये जो है 2 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ये कांच में प्रकाश की चाल होती है। और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन डी दिया है 2.5 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो है जल में प्रकाश की चाल है, यानी ऑप्शन ए और ऑप्शन डी सेम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों की पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापन यंत्र है, तो ये सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है, तो ये भी सही है। एमीमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है, ये भी सही है। मैनोमीटर द्रव का घनत्व, तो ये गलत है, ध्यान रखेंगे। मैनोमीटर से का उपयोग जो है मुख्य रूप से गैस या तरल पदार्थों का दबाव मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग गैस या तरल पदार्थ का दबाव मापने के लिए किया जाता है। और द्रवों का घनत्व दिया हुआ है, तो द्रवों का घनत्व जो है हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। गुरुत्वाकर्षण, जड़त्व का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति। तो न्यूटन के गति का पहला नियम जड़त्व के नियम से जाना जाता है, ठीक है। जड़त्व के नियम के बारे में जाना जाता है। और जड़त्व के नियम है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और यदि वह गतिमान है तो वह सीधी रेखा में एक समान गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, बुद्धगुप्त, ब्रह्मगुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मगुप्त, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मगुप्त हो जाएगा। न्यूटन से पहले भारतीय गणितज्ञ और भौगोलिक शास्त्र ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझाया था। उसने कहा था सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित क्रम में है? सम्मिलित क्रम में है, ठीक है। तो रेडियम का खोज कौन किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। एक्सरे की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। और चेचक की खोज जो है, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और एक्सरे की खोज किया था W.K. रोएंटजेन ने, ठीक है, W.K. रोएंटजेन ने। और चेचक का खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। चेचक का खोज एडवर्ड जेनर। आइए जो है विश्व का पहला टीका है, ध्यान रखेंगे, विश्व का पहला टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने ही किया था। तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है आपका ए सही है, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन नहीं बदलता है? ऑप्शन है वेग या गति, तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, अपवर्तनांक। तो ध्यान रखेंगे, आवृत्ति नहीं बदलता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तरंग दैर्घ्य बदल जाता है,
ध्यान रखें, तरंगदैर्घ्य जो है बदल जाता है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। नेक्स्ट है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। ऑप्शन है मात्रा, दबाव, घनत्व, शुद्धता। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल जो है दबाव से संबंधित है। पास्कल दबाव से संबंधित है। पास्कल दबाव का एसआई इकाई है, ध्यान रखेंगे, दबाव का एसआई इकाई भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्लक्स मीटर है, फ्लक्स मीटर है। ऑप्शन है पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र, गुरुत्व त्वरण मापक यंत्र, चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र, वायुमंडलीय दाब मापी यंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र, चुंबकीय प्रवाह मापक यंत्र। नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकती है और अपना शिकार भी कर सकती है, इसका कारण है। ऑप्शन है उनकी आँखों के तारे बड़े होते हैं, उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, ये पराध्वनि निकालते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये पराध्वनि निकालते हैं। ध्यान रखेंगे चमगादड़ ध्वनि का उपयोग इकोलोकेशन नामक प्रक्रिया से के लिए करती हैं, इकोलोकेशन नामक प्रक्रिया के लिए करती हैं। ये ध्वनि तरंगे जो है आम तौर पे अल्ट्रासोनिक निकालती है, जिससे जो है मनुष्य नहीं सुन सकता, जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? गन्ना का, अदरक का, आलू का, शकरकंद का। तो ध्यान रखेंगे गन्ना का तना है, अदरक का भी तना है, आलू का भी तना है। शकरकंद जो है जड़ है, शकरकंद की जड़ें जो है फूल जाती है और भोजन जमा करती है, जिससे वो मोटी हो जाती है और खाने योग्य बन जाती है। इसलिए यह कहना सही नहीं है कि शकरकंद जो है तना है, बल्कि यह क्या है, जड़ है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया कहलाती है। तो साइनोबैक्टीरिया कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलहरी शैवाल। साइनोबैक्टीरिया क्या कहलाती है? तो नीलहरी शैवाल कहलाती है। नेक्स्ट है श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोक्रोमा। साइटोक्रोमा श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण दोनों क्रियाओं के लिए आवश्यक क्या है? साइट्रोकोमा है, साइट्रोकोमा है। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीपायरोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती है। एंटीपायरोटिक्स औषधियाँ प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दर्द तथा बुखार उतारने में, दर्द तथा बुखार उतारने में जो है एंटीपायरोटिक उपयोग की जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो है याद रखेंगे पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफिन एंटीपायरेटिक भी यही काम करती है। नेक्स्ट देखते हैं, शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा धीमा हो जाता है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन धीमा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शीतोष्ण फलों को आमतौर पे ध्यान रखेंगे, शीतोष्ण फलों को आमतौर पे 1 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित किया जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय फलों को 7 से 15 डिग्री सेल्सियस पे संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य स्त्री की आवाज़ का तारतम्य है। तो सामान्य स्त्री का आवाज़ का तारतम्य है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, स्त्रियों की तारतम्य जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होती है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। ध्यान रखेंगे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला मुख्य एंजाइम रेनिन होता है। ठीक है, और ये बच्चों में होता है। ध्यान रखेंगे ये जो होता है बच्चों में प्रोटीन को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है रेनिन, दूध को पचाने में मुख्य भूमिका निभाता है। और वयस्कों मनुष्य में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे वयस्कों मनुष्य में जो है दूध को पचाने के लिए पेप्सिन होता है। क्या होता है? तो पेप्सिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी दोनों। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, इनमें रक्त संचार नहीं होता है। ठीक है, इनमें रक्त संचार नहीं होता है। और
नाखून में जो है कोई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती है। नाखून और बाल में कोई तंत्रिका कोशिकाएं नहीं होती है जो दर्द का एहसास कराती हैं, ठीक है। और नाखून मृत कोशिका में क्या पाया जाता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। 29 नंबर प्रश्न है, राइबोजाइम्स होता है, राइबोजाइम्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए होता है। राइबोजाइम्स जो है क्या होता है, आरएनए होता है, जिसे जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन के बने होते हैं। ये जो है राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का खोज कौन किया था, तो 1955 में जॉर्ज ई पैलेंडे ने किया था। राइबोसोम का खोज जॉर्ज ई पैलेंडे ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है कौन, तो क्लोरोप्लास्ट बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में क्लोरोप्लास्ट बदलता है, ध्यान रखेंगे क्लोरोप्लास्ट बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेमिनेटेड कांच, ध्यान रखेंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग किया जाता है लेमिनेटेड कांच, ठीक है। और ये जो है लेमिनेटेड कांच, इसको बोला जाता है लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट बना भी बोला जाता है, लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। और ये जो है इसको लेक्सन का भी बोला जाता है, का उपयोग किया जाता है, ठीक है, लेमिनेटेड पॉलीकार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, पावर एल्कोहल के निर्माण में पेट्रोल को औद्योगिक एल्कोहल की उपस्थिति में किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो पावर एल्कोहल के निर्माण में जो है पेट्रोल के साथ जो है बेंजीन एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है, बेंजीन का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखेंगे बेंजीन का। अब पावर एल्कोहल क्या है, तो पावर एल्कोहल एक ईंधन है, ठीक है। यह शक्ति प्रदान करने के लिए मोटर ईंधन के लिए एक योगज के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पावर एल्कोहल में 80% क्या होता है, तो पेट्रोल होता है, 80% पेट्रोल, और 20% जो है एथेनॉल होता है, 20% एथेनॉल होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है इसमें जो है थोड़ी मात्रा में बेंजीन भी मिलाई जाती है, थोड़ी मात्रा में बेंजीन भी मिलाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस द्वारा नशे की गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है, तो फिल्टर पेपर पे पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट या सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष विज्ञान में GSLV का मतलब है, तो अंतरिक्ष विज्ञान में GSLV का मतलब है जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। इसको जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है विकसित किया गया है। ये भारी उपग्रहों को जो है भू स्तर कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है, भारी उपग्रहों को जो है ले जाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो अनियंत्रित श्रृंखला संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम निर्धारित होता है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे हाइड्रोजन बम निर्धारित होता है। हाइड्रोजन बम में ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड के मिश्रण एक साधारण बम के चारों ओर एक स्थान में बंद होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में परिवर्तित करने वाले युक्ति को कहते हैं, तो इसको इन्वर्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, इन्वर्टर, ठीक है। इन्वर्टर एक ऐसा उपकरण है जो डायरेक्ट करंट यानी DC को अल्टरनेट करंट AC में बदल देता है, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट करंट DC को अल्टरनेट करंट AC में बदल देता है, ठीक है। रेक्टिफायर एक ऐसा उपकरण है जो प्रतिवर्ती धारा यानी AC को DC में बदल देता है, जो AC को DC में बदल देता है। और ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है वोल्टेज के स्तर को बदलना है। ट्रांसफार्मर एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। बिना आवृत्ति को बदले ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, ट्रांसमीटर एक ऐसा उपकरण है जो संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता है, ठीक है, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, वायरलेस संचार, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसमीटर।
नेक्स्ट देखते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी इसको बोला जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई लगा हुआ तो बाई, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, जिसमें जो है बुझा हुआ चूना का सूत्र जो है CaOH2 है, ठीक है। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है चूना पत्थर का सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर का सूत्र है। Na2CO3 जो है ये आपका है सोडा या वाशिंग धोवन का सोडा या वाशिंग सोडा, ठीक है। Na2CO3 × 10H2O। नेक्स्ट देखते हैं छपाई में प्रयोग किए जाने वाला स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है। तो ध्यान रखेंगे मीथेन के अपघटन से छपाई में प्रयोग किए जाने वाले स्याही जो है प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं pH एक मूल्यांक दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको B, किसी घोल के अम्लीय या क्षार होने का मूल्यांक। pH जो है किसी घोल के अम्लीय या क्षार होने का मूल्यांक को दर्शाता है, ठीक है, कि कोई पदार्थ में कितना अम्ल है या क्षार है। यह जो 0 से 14 तक का पैमाना होता है, जिसमें जो है 7 जो है क्या होता है उदासीन होता है, 7 जो है उदासीन होता है। 7 से कम pH मान अम्लीय होता है और 7 से अधिक pH मान क्या होता है क्षारीय होता है। नेक्स्ट देखते हैं सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है। तो सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक मूल तत्व कार्बन है, ध्यान रखेंगे कार्बन है, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में बिहारी तरकारी को किस देश के रूप में पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा दुबई को बिहारी तरकारी को जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिला है दुबई में, ठीक है। ये कैसे जाएगा तो ध्यान रखेंगे पटना से काशी जो है रास्ते के माध्यम से जाएगा, पटना से काशी जो है सड़क मार्ग से जाएगा। उसके बाद जो है काशी से वाराणसी एयरपोर्ट ले जाया जाएगा और वहाँ से दुबई भेजा जाएगा। कटहल, फूल गोभी, केरल, लौकी सहित 10 प्रकार की तरकारी शामिल है। कटहल, फूल गोभी, करेले, लौकी के सहित 10 प्रकार की तरकारी शामिल है। तो ध्यान रखेंगे दुबई इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के किस जिले में घड़ियाल एवं कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है पश्चिम चंपारण में, ठीक है। और पश्चिम चंपारण के बेतिया में गंडक नदी में स्थापित किया गया, गंडक नदी के पास स्थापित किया गया, ध्यान रखेंगे गंडक नदी के पास स्थापित किया गया है। और ये जो है केंद्र और राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। केंद्र, राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा, ठीक है। इसमें से जो है घड़ियाल और कछुओं के बच्चों को जो है नदी में छोड़ने की प्रक्रिया में जो है सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है मेची किसकी सहायक नदी है। तो मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। मेची जो है महानंदा की सहायक नदी है। यह नेपाल से महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है। ये नेपाल से महाभारत पर्वत श्रेणी से निकलती है और भारत में और नेपाल की सीमा बनाती है। भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और ध्यान रखेंगे बिहार राज्य में प्रवेश करती है जहाँ किशनगंज जिले में जो है महानंदा नदी से मिल जाती है। और हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के साथ मिलकर इस पर एक पुल बनाने का निर्णय लिया है, जिसे जो है जाना जाता है कोसी मेची परियोजना। ध्यान रखेंगे क्या जाना जाता है, कोसी मेची परियोजना, कोसी और मेची परियोजना। ये भारत का दूसरी सबसे बड़ी नदी जोड़ो परियोजना है। भारत की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है, ध्यान रखेंगे। यह परियोजना बिहार राज्य में स्थित है और इसका उद्देश्य है कोसी नदी के अतिरिक्त पानी को मेची नदी में स्थानांतरित करके
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में सुधार करना है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूखेग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में सिंचाई, पेयजल और जल विद्युत प्रदान करेगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। आपको कोशिश किया जा रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है साथ साथ में उसका भी डिस्कशन होता जाए। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार गांगेय डॉल्फिन या गंगा सूस की संख्या के मामले में बिहार का स्थान पूरे देश में क्या है? तो ध्यान रखेंगे, गांगेय डॉल्फिन के मामले में बिहार का स्थान दूसरा है। फर्स्ट स्थान किसका है? तो ध्यान रखेंगे, फर्स्ट स्थान जो है किसका है? तो उत्तर प्रदेश का है। फर्स्ट स्थान किसका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में डॉल्फिन की संख्या कितना है? तो 2397 है, 2397 में है। और बिहार में कितना है? तो 2220 है, 2220 है। ध्यान रखेंगे, 2220 है। ठीक है, और तीसरा स्थान जो है पश्चिम बंगाल, तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ इससे कुछ फैक्ट भी याद करते हुए चलते हैं। बिहार में भागलपुर के पास जो है विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है, गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और सबसे ज़्यादा डॉल्फिन पाई जाती है। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके साथ साथ बिहार में डॉल्फिन का संरक्षण और अध्ययन के लिए जो है पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जल निकायों को एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार बन गया है। ठीक है, जल निकायों का एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बन गया है। ठीक है, इससे जो है इसका मुख्य उद्देश्य जल संकट और जल परिवर्तन के कारण जल निकायों को अतिक्रमण और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है तो 118वां स्थान है। ध्यान रखेंगे, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान जो है 118वां है। ठीक है, कितने देशों के बीच जारी किया गया? तो ध्यान रखेंगे, इसमें जो है 147 देशों ने भाग लिया है। 147 देशों ने भाग लिया है। 147 देशों ने भाग लिया है, जिसमें जो है भारत की संख्या, भारत का स्थान क्या है? तो 118वां है। भारत का स्थान 118वां है। और जो है फिनलैंड जो है लगातार 8वें वर्ष जो है शीर्ष पे रहा है। फिनलैंड 8वें वर्ष जो है लगातार शीर्ष पर बना हुआ है। और फिनलैंड के बाद डेनमार्क है, आइसलैंड और स्वीडन। ठीक है, जिसमें जो पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान कौन सा है? तो 109वां है। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान का स्थान 109वां है। श्रीलंका का स्थान कितना है? तो 133वां है। श्रीलंका का स्थान 133वां। अब बांग्लादेश का कितना है? तो 134वां है। बांग्लादेश का 134वां। और नेपाल का सबसे कम, ध्यान रखें, 92 है। नेपाल का 92 है, यानी भारत से भी ज़्यादा खुश नेपाल में लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। इसके जारी करता है तो जर्मन वॉच भी जारी करता है, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी जारी करता है, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, यानी ये जो है संयुक्त जारी करने वाले जो है ये क्या है? तो ये संयुक्त रूप से लोग जारी करते हैं। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये सभी मिलकर संयुक्त रूप से जारी करते हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को। विनोद कुमार शुक्ल कहाँ के हैं? तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य के हैं।
और छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक होंगे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक होंगे। ठीक है, तो इतना चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी लंबाई क्या है? तो इसका लंबाई है 359 मीटर। इसका लंबाई जो है 359 मीटर है। अब फीट में अगर लंबाई पूछे तो ध्यान रखेंगे 1178 फीट, 1178 फीट, सॉरी 1178 फीट है, 1178 फीट है। चिनाब नदी पे बना हुआ और दुनिया का सबसे ऊंचा रेल सेतु है और दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराब सेतु भी बन गया है। ठीक है, मेहराब सेतु भी बन गया है। और ये जो है किनके बीच में है? तो ध्यान रखेंगे बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है, बक्कल और कौरी के बीच में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में IPL 2025 में कौरव सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो वैभव सूर्यवंशी को प्राप्त हुआ। वैभव सूर्यवंशी को प्राप्त हुआ। सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन वैभव सूर्यवंशी को प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये जो है समस्तीपुर के हैं। वैभव सूर्यवंशी कहाँ के हैं? तो समस्तीपुर जिला के रहने वाले ताजपुर गांव के हैं। ये कौन से टीम से खेलते हैं? तो राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेलते हैं। इन्होंने एक शतक बनाया था और एक अर्धशतक भी बनाया था। ठीक है, और इनकी उम्र क्या है? तो 14 साल है। इनकी उम्र कितना है? तो 14 साल है। 35 गेंदों में जो है इन्होंने एक शतक बनाया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपल सुचाता चुमांगसरी किस देश के निवासी हैं? तो ध्यान रखेंगे थाईलैंड की है। ठीक है, थाईलैंड की है। यह प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे हैदराबाद में हुआ था। 31 मई 2025 को हैदराबाद में ये आयोजित किया गया था। ठीक है, और भारत की नंदिनी गुप्ता भी इसमें भाग ली थी। ध्यान रखेंगे भारत की नंदिनी गुप्ता भी इसमें जो है भाग ली थी। सुजाता चुआंगश्री को क्या कहा जाता है? तो ओपोलो के नाम से भी जाना जाता है, ओपल के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे सुजाता चुमांगश्री को ओपाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये थाईलैंड की पहली महिला बन चुकी है। थाईलैंड की पहली महिला मिस वर्ल्ड बन चुकी हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रामसर स्थल के विषय में असत्य कथन को पहचाने। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो है असत्य कथन है। रामसर असमिया के अनुसार कोई भी महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां वर्ष में लगभग 6 माह जल भराव की स्थिति होता है, तो ये क्या है? असत्य है। 6 माह नहीं, इसको याद रखेंगे, 8 माह जल भराव की स्थिति होता है। बाकी जो है सही कथन है। रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। ध्यान रखेंगे, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड आवर कॉमन फ्यूचर। 2025 की थीम है प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार हैं। कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, याद रखेंगे। और इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, ध्यान रखेंगे, जो पहले हो। और इनको जो है महाभियोग संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत के सबसे पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ध्यान रखेंगे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन थे। और निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324, ध्यान रखेंगे, मुख्य निर्वाचन आयोग के बारे में अनुच्छेद 324 में दिया गया है।
नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर अजय कुमार। डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है। अब भारत के संविधान में 316 के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये जो है बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश का जो है 9वां बाघ अभ्यारण्य है और 58वां भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है, मध्य प्रदेश का 9वां। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार द्वारा जारी 2025-26 का बजट कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय के रूप में अनुमानित है? ठीक है, तो व्यय के रूप में अनुमानित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3,16,895.02। 3,16,895.02। ठीक है, 3,16,895.02। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन की 2 इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट द्वारा वर्ष 2024 की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जो 27 फरवरी 2025 को जारी की गई के अनुसार शीर्ष देश हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉर्वे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2024 में लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में नॉर्वे जो है शीर्ष देश है। नॉर्वे शीर्ष देश है। भारत का रैंकिंग क्या है इसमें? तो भारत की रैंकिंग ध्यान रखेंगे 100 है। भारत की रैंकिंग क्या है? 100 है। कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो 179 देशों ने भाग लिया था। 179 देशों में भारत का स्थान 100 है। और शीर्ष देश कौन सा है? तो लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट में नॉर्वे जो है शीर्ष देश है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सिप्री द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हथियार की खरीद में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यूक्रेन। विश्व में प्रथम स्थान कौन रखता है? तो यूक्रेन रखता है। ठीक है, सिप्री जो है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सिप्री जो है एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1966 में इसका स्थापना हुआ था। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में। स्टॉकहोम स्वीडन में है। और वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान जो है 20 से 24 की अवधि के दौरान हथियार में 5 सबसे बड़े निर्यातक कौन हैं? 5 सबसे बड़े निर्यातक के रूप में तो ध्यान रखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, उसके बाद जो है फ्रांस है, उसके बाद जो है रूस है, उसके बाद जो है चीन है, उसके बाद जर्मनी है। इसी अवधि के दौरान 5 सबसे बड़े हथियार आयातक हैं। तो 5 बड़े हथियार आयातक कौन है? तो आयातक के रूप में सबसे पहले यूक्रेन है, उसके बाद जो है इंडिया है, उसके बाद जो है कतर है, उसके बाद जो है सऊदी अरब है, और उसके बाद पाकिस्तान है। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टी कावेंट्री है। ध्यान रखेंगे क्रिस्टी कावेंट्री है। ठीक है, और ये महिला है। ठीक है, यानी अफ्रीका की पहली महिला है। क्रिस्टी कावेंट्री जो है ये अफ्रीका की पहली महिला है। आई जिम्बाब्वे की पूर्व तैराकी हैं। जिम्बाब्वे की ये पूर्व में तैराकी हैं।
ठीक है। ओलंपिक में जो है इन्होंने 7 पदक जीता था, जिनमें 2 स्वर्ण पदक है। इनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिनका नाम क्या है, क्रिस्टी कावेंट्री। तो याद रखेंगे क्रिस्टी कावेंट्री अफ्रीका की पहली महिला और ये जिम्बाब्वे की तैराकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भागलपुर में स्थापित किया गया है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये भागलपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है, भागलपुर में स्थापित किया गया है। में इसका नाम क्या है? SIPET। इसका नाम क्या, ध्यान रखेंगे, SIPET, स्पीट, जिसको बोला, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? तो यहाँ जो है छात्रों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा याद रखिएगा, यहाँ से समस्तीपुर जिला में जो है एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बना है। समस्तीपुर जिला में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया गया है। और मुजफ्फरपुर में जो है एक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट बनाया गया। मुजफ्फरपुर में एक कचरा प्लास्टिक प्लांट बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन कहाँ? तो भागलपुर में, स्पीट के नाम से, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। और समस्तीपुर जिला में क्या? तो एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट, समस्तीपुर जिला में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट। और मुजफ्फरपुर में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट, यानी मुजफ्फरपुर में कचरा प्रोसेसिंग प्लांट और समस्तीपुर में रिसाइकलिंग प्लांट। और भागलपुर में क्या है? तो भागलपुर में जो है बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दिशा योजना संबंधित है। तो दिशा योजना जो है भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए संबंधित है। दिशा योजना जो है, दिशा योजना, इसको याद रखेंगे, DISHA, दिशा, ठीक है, दिशा योजना, जिसका फुल फॉर्म याद रखेंगे, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, ठीक है। यह न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। न्याय विभाग विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है, ठीक है। और ख़ास करके संविधान के अनुच्छेद 39A, ध्यान रखेंगे, 39A 14 और 21 में दिए गए न्याय प्रबंधनों के अनुरूप है। यह योजना 2021 से 2026 तक 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया। तो यह योजना कब से कब तक शुरू किया गया है? तो 2021 से 26 तक 5 साल की अवधि के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वांटम अर्थव्यवस्था, फिर से प्रश्न को देखते हैं। क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है क्वांटम अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथन सत्य, और इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके आंसर बी हो जाएगा, यानी इसका जो है केवल 2 सही है। तो इसको देख लेते हैं। स्पेस डार्किंग प्लस पेंटिमेंट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया जा रहा है। यह एक उपग्रह मिशन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे स्पेस डार्किंग प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब होता है कि अंतरिक्ष में ही 2 छोटे यान को एक साथ जोड़ना, अंतरिक्ष में ही 2 छोटे यान को एक साथ जो सफलतापूर्वक जोड़ना, इसे क्या कहा जाता है? तो अंतरिक्ष डार्किंग कहा जाता है, ठीक है। ये जो है
अंतरिक्ष डार्किंग संबंधी प्रयोग करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया। भारत जो है चौथा देश बन गया है। ठीक है, तो यहाँ छठा देश दिया है तो ये गलत है, चौथा देश बन गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में जीन संपादन CRISPR केस 9 तकनीकी का प्रयोग कर भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ का विकास का श्रेय किस संस्थान ने प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा SKUST श्रीनगर, SKUAST श्रीनगर। ठीक है, यानी शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, श्रीनगर भारत की पहली जीन संपादित जो है ये कंपनी है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीन संपादन CRISPR केस 9 तकनीकी का उपयोग करके, तो कौन सा तकनीकी का उपयोग हुआ है? तो ध्यान रखेंगे CRISPR केस 9 तकनीकी का उपयोग करके किया गया है। इसे भेड़ में कुछ विशेष जीन को लक्षित किया गया है, जिसमें जो है उनका वजनों को बढ़ाना, यानी उनको की वजनों को 30% जो है अधिक वजन हो सके। नेक्स्ट देखते हैं, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 18-19 नवंबर 2024 को आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको C, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लांट, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लांट। नेक्स्ट देखते हैं, 66 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2024 में ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितने तक किया गया है? तो 20 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 10 लाख को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 20 लाख रुपया कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। अब ये मुद्रा योजना जो है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब स्टार्ट हुआ था? तो ध्यान रखेंगे 8 अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ था, 2015 में जो है शुरू हुआ था। ठीक है, यह जो है 3 तरह का ऋण प्रदान करता है, 3 तरह का ऋण प्रदान करता है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु में जो है 50,000 से लेकर के 5 लाख तक, शिशु में 50,000 से लेकर 5 लाख तक। और किशोर में जो है 50,000 से 5 लाख तक, किशोर में 50,000 से 5 लाख। और तरुण में जो है 5 लाख से 10 लाख। तरुण में जो है, सॉरी एक बार इसको फिर से देखिए, शिशु में जो है 0 से जो है 50,000, किशोर में जो है 50,000 से लेके 5 लाख तक। और तरुण में जो है 10 लाख से 20 लाख, 10 लाख से 20 लाख, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 से किस फसल को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनोरा को। अनोरा फसल को जो है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में जो है अनोरा को, फिल्म को जो है सम्मानित किया गया है, अनोरा। नेक्स्ट देखते हैं, दिया सलाई आत्मकथा से संबंधित है। तो दिया सलाई, ध्यान रखेंगे, दिया सलाई जो है एक कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है। दिया सलाई कैलाश सत्यार्थी का आत्मकथा है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन जो है ये भुवनेश्वर में जो है भुवनेश्वर में आयोजित किया गया, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति
प्रोबो सुबियांटो, ठीक है। ये 76वें गणतंत्र दिवस में आए थे। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बुर्ज होम में, ठीक है, बुर्ज होम में, ध्यान रखेंगे, बुर्ज होम में। ये कश्मीर में नौपाषाणी काल का पुरातात्विक स्थल है, कश्मीर में नौपाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है, जहाँ पे कंकाल के साथ कुत्ते को दफनाने के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिच्छवी थे, तो लिच्छवी क्या थे? तो ये क्षत्रिय वंश के थे, लिच्छवी ये क्षत्रिय वंश के थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में ही मगध को क्या कहा जाता है? तो कीकट, ध्यान रखेंगे, क्या कहा गया है? तो कीकट कहा गया है, कीकट कहा गया है, ध्यान रखेंगे, कीकट कहा गया है। और ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है, ऋग्वेद में मगध का उल्लेख नहीं मिलता है। तथापि कीकट या किराट नामक जाति इसके शासक ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में क्या मिलता है? तो कीकट नामक जाति मिलता है, कीकट नामक जाति मिलता है, जिसके शासक कौन थे? तो प्रमगंध थे। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यशाला किसका सेनापति था? मध्यशाला किसका सेनापति था? तो ध्यान रखेंगे, घनानंद का सेना का नाम क्या है? ठीक है, मध्यशाला या भद्रशाला, ठीक है, मद्रशाला या भद्रशाला नाम है, मध्यशाला लिखा हुआ है लेकिन भद्रशाला नाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट है, आत्मज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कठोपनिषद से प्राप्त होता है, कठोपनिषद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, छूट रहा था। तो कुछ शैलीकृत बौद्ध गुफाओं का चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार, दोनों में क्या अंतर है? तो इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, तो बी देख लें, इसी में इसका आंसर। चैत्य जो है पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। नेक्स्ट है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, आप सभी जानते हैं। महावीर जैन की मृत्यु जो है कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? तो 72 वर्ष की उम्र में जो है पावापुरी में। कब हुई थी? तो कार्तिक कृष्ण अमावस्या में हुई थी, कार्तिक कृष्ण अमावस्या में हुई थी। पावापुरी कहाँ पे है? तो राजगिरी के पास है, राजगिर में है, ठीक है। यह घटना कब हुई थी? तो 527 ईसा पूर्व पहले, ठीक है। और पावापुर में ही एक जल मंदिर है, जिस स्थान के रूप में जो है महावीर स्वामी का अंतिम संस्कार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासन काल में डिमेकस भारत आया था? तो डिमेकस जो है बिंदुसार के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाए थे कृष्णदेव राय। कोणार्क के सूर्य मंदिर कौन बनवाए थे? तो गंग वंश के हैं, कृष्णदेव राय प्रथम। तो कृष्णदेव भी दिया हुआ है, प्रथम नहीं दिया तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये गंग वंश के थे, ठीक है, 13वीं शताब्दी में इन्होंने बनाया था। और ये जो कोणार्क मंदिर है इस सूर्य देवता को समर्पित है, जिसमें जो है 24 पहिए और 7 घोड़े हैं, जो समय और सप्ताह के दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं, समय और सप्ताह के दिन का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट है,
81 नंबर क्वेश्चन, राजवंश और राजधानी दिया हुआ है, ठीक है, इसको बताना है। तो प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। ध्यान रखें, प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? तो कन्नौज थी। और चोल की राजधानी कहाँ थी? तो चोल की राजधानी तंजौर थी। चोल की राजधानी तंजौर थी, ठीक है। अब परमार की राजधानी कहाँ थी? तो धारा थी। परमार की राजधानी धारा थी। और सोलंकी की राजधानी जो है अहिल्यावाड़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए दिया हुआ है, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कथन आर दिया हुआ है, वह भारत का स्थायी मुसलमान शासन का स्थापना करना चाहता है। सही कूट का उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। ये सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। महमूद गजनी ने भारत में 17 बार आक्रमण किया, सही है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था, तो ये क्या है? गलत है। महमूद गजनी जो है 101 से 126 ईस्वी में के बीच भारत में 17 बार आक्रमण किया है। ध्यान रखेंगे 1001 में महमूद गजनी जो है 1001 से 1026 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। और उसका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा है? तो 1025 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर का लूटा था 1025 में, ध्यान रखेंगे। और 1027 में जाते वक्त जाटों के खिलाफ एक अभियान चलाया था और उसका अंतिम आक्रमण था, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1030 में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक जो है कुतुब मीनार के निर्माण में जो है सहयोग नहीं किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मीनार की नींव रखा था 1199 में। 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मीनार की नींव रखी थी और पहली मंजिला का निर्माण करवाया था। और उसके उत्तराधिकारी या दामाद कह लीजिए इल्तुतमिश ने 3 और मंजिला बनवाया था। और फिरोज शाह तुगलक जो है 1368 में मीनार की मरम्मत करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न 85 नंबर है, 84 नंबर क्वेश्चन कहाँ है? 84 नंबर, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज कृष्णदेव राय को कहा जाता है। कृष्णदेव राय को ही आंध्र भोज कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। या आंध्र पिता या अभिनव भोज भी इनको कहा जाता है। आंध्र पिता या अभिनव भोज भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्व कर लगाया जाता है। तो सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता है। सर्व कर सिंचाई पे, और लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। लगाने वाला शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। और यह कर उपज का 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए यह कर लगाया था। इसके अलावा उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाने वाला एक धार्मिक कर है। नेक्स्ट देखते हैं, सम्मिलित करना है। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये आपको 1757 प्लासी का युद्ध। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व। हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576। तराइन का युद्ध है 1192, द्वितीय युद्ध, ठीक है। प्रथम युद्ध 1191। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको हैदराबाद। गोलकुंडा को वर्तमान में
हैदराबाद कहा जाता है। हैदराबाद यह जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है, तेलंगाना राज्य में स्थित है, ठीक है। और गोलकुंडा जो है भारत के तेलंगाना राज्य में हैदराबाद में स्थित है और यह ऐतिहासिक किला खंडहर हो चुका है। यह किला जो है 1143 से किला और खंडहर शहर है। यह किला 1143 में बनाया गया था, ठीक है। और 1518 से 1591 तक हैदराबाद की राजधानी था। 1518 से 1591 तक हैदराबाद की राजधानी था। आज यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बनाने की कतार में है। नेक्स्ट है, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान से वापसी पर उत्तर बिहार में कर्नाट वंशीय शासक हरिदेव सिंह को कब पराजित किया था? तो हरिदेव सिंह को पराजित किया था 1325 में। ध्यान रखेंगे 1325 में जो है कर्नाटीय वंश शासक हरिदेव सिंह को पराजित किया था गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, 1325 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पटना कॉलेज की इमारत स्थापित की गई थी। तो पटना कॉलेज की इमारत डचों द्वारा स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी? तो 17वीं शताब्दी में, ठीक है, 17वीं शताब्दी में 1632 में डचों के द्वारा स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन से सूफी संत महबूब इलाही के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शेख मुनाउद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है, शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? तो ध्यान रखेंगे कालिंजर के विरुद्ध था, ठीक है, एक कालिंजर के विरुद्ध था। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको हॉकिंस को भेजा था। नेक्स्ट है, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था आपको, ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन। धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था वो कौन था? तो वो था आपको जहांगीर ने तंबाकू पर जो है 1617 में जो है तंबाकू का प्रयोग को निषेध कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तुगलकनामा इब्न बतूता। तो तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो द्वारा 1320 में लिखा गया था। तुगलकनामा जो है अमीर खुसरो द्वारा 1320 में लिखा गया था, तो ये गलत है, बाकी सही है। तबकात ए नासरी, मिनहास उस सिराज, तारीख़ फिरोज शाही, सबसे सिराज असीफ, हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली 14 जनवरी 1761 में। नेक्स्ट है, बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको 1929 में। बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में किया गया था। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। तो इसका आंसर हो जाएगा पोलीलूर में। ध्यान रखेंगे पोलीलूर में टीपू सुल्तान ने 1780 में पोलीलूर के युद्ध में हराया था। इसको द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध का हिस्सा भी बताया जाता है। 1780 में टीपू सुल्तान ने कर्नल विलियम बैली के नेतृत्व वाली बैली ब्रिटिश सेना को हराया था, ठीक है। यह युद्ध वर्तमान तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास पोलीलूर में स्थित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम के पास पोलीलूर में स्थित है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान पहुंचाया था और यह अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ी हार थी। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका डी सही हो जाएगा, अंग्रेज़ों की प्रभुसत्ता स्थापित करना।
नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था 1856 से 1862। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सत्यशोधक समाज का। पिछड़े वर्गों का उत्थान सत्यशोधक समाज का था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से किस ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से 1874 ईस्वी में बर्खास्त किया गया था? तो ये किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। नेक्स्ट है खुदीराम बोस को फांसी के समय उम्र क्या था? तो उनका उम्र था 18 वर्ष 8 माह था। फांसी कब दिया गया था उनको? तो ध्यान रखेंगे उनको फांसी दिया गया था आपको 30 अप्रैल 1908 में। 30 अप्रैल 1908 में उनको जो है फांसी दिया गया था। 11 अगस्त 1908 में उनको फांसी दिया गया। 11 अगस्त 1908 में। नेक्स्ट है बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। करमचंद गांधी दीवान थे। तो करमचंद गांधी दीवान थे। ये उपयुक्त सभी राज्यों के, पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के। करमचंद गांधी किसका नाम है? तो गांधी जी के पिताजी तो क्या थे? दीवान थे। ठीक है। और ये पोरबंदर के, राजकोट के और बीकानेर के थे। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते कथन था। तो इसका किनका कथन था? तो ये महात्मा गांधी का कथन था। गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते। नेक्स्ट देखते हैं कुमार हित नारायण सिंह बिहार में कहाँ के महाराजा हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी भगवानपुर। ठीक है। कुमार हित नारायण सिंह बिहार में भगवानपुर के महाराजा हुए थे। ठीक है। ये जो है टिकारी बिहार के गया जिला में एक शहर है। टिकारी बिहार के गया जिला में एक शहर है। यह गया शहर के पास स्थित और पहले टेकारी राजा का केंद्र था। ठीक है। टेकारी राजा का केंद्र था। नेक्स्ट देखते हैं 108 हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है। तो चौरी चौरा कांड का वास्तविक तिथि है 5 फरवरी 2022 4 फरवरी 1922 दिया हुआ है। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 के गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा में हुआ था। यह घटना असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ठीक है। तो अधिकतर तो 5 ही फरवरी दिया है। तो इसका 5 ही फरवरी 1922, लेकिन किताब में 4 फरवरी दिया हुआ है वास्तविक तिथि के रूप में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। नेक्स्ट है यदि किसी संख्या के 80% से 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर तो संख्या क्या होगा? तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, आप जो है इसको देख लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको 400 और 112 का आंसर हो जाएगा 5%। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आप इसको बना सकते हैं। और 113 का आंसर हो जाएगा 113 का आंसर हो जाएगा आपको 800। 114 का आंसर हो जाएगा 80%। 115 का
आंसर हो जाएगा सी। 116 का आंसर हो जाएगा सी। 117 का आंसर हो जाएगा आपको डी। 118 का आंसर हो जाएगा ए। 119 का आंसर हो जाएगा सी। 120 का आंसर हो जाएगा डी। और 121 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। और 122 का देखते हैं। ठीक है। भारत में आर्थिक उदारीकरण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनमोहन सिंह को दिया जाता है, मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट है 1867 से 68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया थी। यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1867 से 68 20 रुपया थी। यह किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एनएसओ द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है हाल ही के दिनों में निम्नलिखित में से कौन सा कारक नीतियां भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1, 3 और 4। 1, 3 और 4। न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार द्वारा भंडारण करना, उपभोक्ता सहायिकाएँ। नेक्स्ट देखते हैं कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कोरबा जिले में स्थित है। यह क्षेत्र हसदेवा नदी के बेसिन में स्थित है, और महानदी की सहायक नदी हसदेवा नदी है। महानदी की सहायक नदी हसदेवा नदी के किनारे फैला हुआ है। नेक्स्ट है 127 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर कितना अनुमानित है? तो ये है अनुमानित है 8,54,429 करोड़। 8,54,429 करोड़। बिजली खपत के आधार पर बिहार के शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? तो ये हैं आपको पटना, भागलपुर और दरभंगा। पटना, भागलपुर और दरभंगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग का वर्तमान सीईओ कौन है? तो ये आपको है BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपको दीपक मोहंती समिति जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ठीक है। और सिडबी का स्थापना कब हुआ था? तो 2 अप्रैल 1990 में। ध्यान रखेंगे सिडबी का स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। इनमें से अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, तो अवसादी चट्टानों का उदाहरण चूना पत्थर है। अवसादी चट्टानों का उदाहरण चूना पत्थर है। ठीक है, या बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, या संगमरमर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन सबसे अधिक विस्तृत हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एशिया में। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन एशिया में है। नेक्स्ट है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला अवस्थित है, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, ये तीनों में स्थित है। ठीक है, तीनों में स्थित है। और नीलगिरी का सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला को ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। और डोडा बेटा कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है। नेक्स्ट है भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है, कथन से संबंधित है। तो 135 का आंसर हो जाएगा आपको टॉलमी से है। नेक्स्ट है किस ग्रह का रंग हरा होता है? किस ग्रह का रंग जो है
हरा होता है तो अरुण का जो है, अरुण का सबसे लास्ट ग्रह अरुण का रंग हरा होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो है एक, तो ये है श्रृंग है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में एक सुप्त ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोट है किलिमंजारो, ठीक है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया में समुद्र तल से ऊपर सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है, जो समुद्र तल से 5,895 मीटर ऊंचा है। ऐसे श्रृंग ज्वालामुखी एक प्रकार की ज्वालामुखी है। श्रृंग ज्वालामुखी एक प्रकार की क्या है, ज्वालामुखी है, जो छोटे शंकु के आकार का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार सरकार ने हाल ही में राज्य भर के गौरैयों का डाटाबेस तैयार करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, गौरैया बिहार, गौरैया बिहार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये है गोंडवान, नवीनतम पूछा है। तो भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवान प्रणाली है। गोंडवान प्रणाली भारत में सबसे अधिक कोयले भंडार प्रदान करता है। यह प्रणाली कार्बोनिफेरस से ज्यूरेसिक काल तक का है। भारत के लगभग 90% कोयला का उत्पादन करता है। अन्य चट्टान प्रणाली जैसे कि धारवाड़, हुड़प्पा और बिंदवन गोंडवान से भी पुराने हैं। हुड़प्पा गोंडवान से भी पुराने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में खबर में रहा पहलगाम किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये लिद्दर में स्थित है। पहलगाम जो है, जिसे चरवाहों का गांव भी कहा जाता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। और ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरी भरी घाटियों और लिद्दर नदी के लिए प्रसिद्ध है। लिद्दर नदी के लिए प्रसिद्ध है। अनंतनाग से 45 किलोमीटर दूर लिद्दर नदी के किनारे में बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पर्वतीय स्थल है। साथ ही अमरनाथ यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। पहलगाम, जिसका कश्मीर में अर्थ है चरवाहों का गांव, पहेल चरवाहा और गांव शब्दों से मिलकर बना है। हिंदू धर्म में इसे बैल गांव के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है बैल का गांव, जो भगवान शिव के अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने बैलों को छोड़ने की कथा से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान था। तो ये बिहार का स्थान तीसरा था। बिहार का स्थान तीसरा था। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन है। नेक्स्ट है, पेरिस सम्मेलन COP21 से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और यह जो है 138.12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है, ये नागार्जुन सागर श्लेषम बाघ अभ्यारण्य है। यह आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, पटना में मेट्रो रेल परियोजना किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी एजेंसियों के द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो ये आपको जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है, जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट, सोन नदी को किस सहायक नदी पर गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिहंद। नेक्स्ट है, बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री कौन हैं? तो बिहार के वर्तमान कृषि मंत्री आपको हैं विजय कुमार सिन्हा। इन्होंने मंगल पांडे का जगह लिया है। विजय कुमार सिन्हा मंगल पांडे का जगह लिया है। नेक्स्ट है, वनों की हानि के मुख्य कारण है। तो वनों की हानि के मुख्य कारण है औद्योगिक विकास। नेक्स्ट है, रोटेला पांडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारत राज्य में मनाया जाता है?
तो ये मनाया जाता है आपको आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है रोटी महोत्सव, जिसे रोटेला पांडुगा भी कहा जाता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। यह उत्सव यह उत्सव जो है बड़ा शहीद दरगाह पर आयोजित किया जाता है। बड़ा शहीद दरगाह पे आयोजित किया जाता है। इसमें जो बड़ा शहीद दरगाह से हुए 12 शहीदों का कब्र का स्थान है। यह 12 शहीदों का कब्र का स्थान है। रोटेला पंडुगा एक तरह का धन्यवाद उत्सव है, जहां लोग शहीदों को उनके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत की तटरेखा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ध्यान रखेंगे, भारत की तटरेखा के लगभग 48% की वृद्धि हुई है। तो 47.6% दिया हो तो इसका 47.6% इसका आंसर हो जाएगा। पहले था कितना था? तो 7,516 किलोमीटर था। अब कितना है? तो 11,098 है। 11,098 किलोमीटर है, ध्यान रखेंगे। और यह वृद्धि जो है बेहतर मापन और तकनीकी का कारण हुआ है, न कि किसी नए क्षेत्र को जोड़ने से हुआ है। ठीक है, इसका कारण उन्नत कार्टोग्राफी का उपकरण और बेहतर माप तकनीकी का उपयोग से जो है हुआ है, इसलिए बढ़ा है। इसमें कोई नया क्षेत्र नहीं जुड़ा है। तो यहाँ तक रहा आपका लास्ट। यहाँ से आप अपना जो है क्वेश्चन आंसर भी मिला सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।